नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का मेरी समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे व्यक्तिक क्रिया से भिन्न माना है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए ही उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा लिया। वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व हमें क्रिया और व्यवहार में भेद को जान लेना चाहिए। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंत्यक्रिया करनी पड़ती है। इन अंत्यक्रियाओं से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और सामाजिक संबंधों से समाज की क्रिया के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। किसी भी क्रिया को करने के लिए एकाधिक व्यक्तियों का या कर्ता का होने चाहिए। वे किसी लक्ष्य को लेकर क्रिया करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति साधन भी जुटाता है तथा प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं होती, वरन केवल वे क्रिया ही जो अर्थपूर्ण होती हैं और जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार के साथ होता है, सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। सामाजिक क्रिया के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। उन्होंने उपयोगितावादी अवधारणा की विवेचना पर गतिविधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया। मार्शल के बाद इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेड पैरेटो ने विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्क के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। वर्तमान में वेबर ने अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वेबलिन, कॉमन्स, मैकाइवर, कार्ल मानहीम, नैनकी, पार्सन्स, मर्टन, विलियम वाइट, डेविड रिजमैन, सी राइट मिल्स आदि ने भी इस क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। वेबर की पीढ़ी के विचारकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या समाजशास्त्र को परिभाषित करने एवं उसकी विषय वस्तु को निर्धारित करने की थी। वेबर ने इस समस्या का समाधान करते हुए कहा कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। वेबर सामाजिक क्रिया के अध्ययन में तार्किकता एवं व्यक्तिनिष्ठता दोनों को समुचित स्थान देना चाहते थे, जिससे कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक सूत्र में आबद्ध हो जाएं। वेबर ने अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। वे लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि इसकी गतिविधियों तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। सामाजिक क्रिया के द्वारा हम सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। स्वयं वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से किया है। मार्टिनडेल वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को व्यवहारवाद की एक शाखा मानते हैं। वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति को भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक क्रिया को सही रूप से समझ लिया जाए। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्ति के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जाने। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं, व्यवहार या गतिविधि धनकर्ता द्वारा किया गया अर्थ बराबर सामाजिक क्रिया। पैरेटो क्रिया में दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं वेबर स्वयं कर्ता द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर बल दिया है। गतिविधि अपने आप में निर्वचन के बिना अर्थहीन है। वेबर सामाजिक क्रियाओं के निर्वचन पर बल देता है, इसलिए ही उनके समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की यह विशेषता है कि यह अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो। सामाजिक क्रियाओं की विशेषता
वेबर ने सामाजिक क्रिया की जो विशेषताएं बताई हैं उनको हम जान लेते हैं यहाँ पर। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली या बदली लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी व जय जयकार करना ये सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसी तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया है, जो परीक्षा की भावी क्रिया के द्वारा प्रभावित है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए बिजली कड़कने का डर लग जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई क्रिया है। इसी प्रकार से अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम, चावल तथा सुपारी आदि चढ़ाए जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित है। मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। इसे उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां एक कर्ता का व्यवहार दूसरे के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित हो। उदाहरण के रूप में यदि सड़क पर दो साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे से कुछ कहे चले जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों में गाली गलौच या मारपीट होती है तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। इसमें दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे से संबंधित एवं प्रभावित है। सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं तो उनकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्ति की क्रिया से कोई संबंध नहीं होकर वर्षा से संबंध है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की क्रिया का अनुसरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। एक व्यक्ति को एक रास्ते पर जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्र द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो यह एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। उपयुक्त जो हमने उदाहरण देखे हैं उससे स्पष्ट है कि वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जाता है। सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर जर्मन शब्दावली में वर्स्टेहन कहते हैं। वर्स्टेहन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए। पहला तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया और चौथा परंपरागत क्रिया। चलो हम इन क्रियाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए सैनिक अधिकारी की क्रिया इसी श्रेणी में आती है। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा, व्यापार या फैक्ट्री प्रारंभ करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है और फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है तो उसकी इस क्रिया को हम तार्किक क्रिया कहेंगे। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि मुख्य बात यह है कि तार्किक क्रिया में कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्ट से ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है, इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। वेबर तार्किक क्रिया की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, न कि अवलोकनकर्ता के दृष्टिकोण से। अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक है। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वह तार्किक हो यह आवश्यक नहीं है। क्रिया का दूसरा प्रकार जो उन्होंने बताया, मूल्यांकनात्मक क्रिया।
इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। कप्तान यह भली भांति जानता था कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने की बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप से सम्मान्य कार्य नहीं माना जाएगा। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है, यद्यपि वह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा। वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। स्पष्ट है कि जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रिया करने की लोगों से अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए ईश्वर भजन व दान पुण्य करना नैतिक दृष्टि से उचित माना जाता है। इनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों में उनकी दृढ़ आस्था के कारण ही वह इन क्रियाओं को करता है। एक स्त्री अपने मृत पति की चिता पर अपने आप को इसलिए होम देती है कि वह समाज के प्रचलित सतीत्व के मूल्यों से अपना गहरा जुड़ाव रखती है। इसमें तर्क का कोई लेना देना नहीं है। जो अगली क्रिया उन्होंने जो प्रकार बताया है वो है भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेग या उद्वेग और भावात्मक दशाओं से होता है। प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति, क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावात्मक क्रिया कहलाती हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है कि उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थिति की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। जब परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण ही समाप्त हो जाता है तथा वह भाववेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो सामान्य परिस्थितियों में एवं स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी नहीं करता। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक एवं मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, अतः इनका अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नहीं। अगला जो क्रिया का प्रकार बताया है वो है परंपरागत या परंपरात्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं तथा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहार और विश्वासों से होता है, परंपरागत क्रिया कहलाती हैं। इस प्रकार की क्रिया इसलिए भी की जाती है कि वे भूतकाल से लोग ऐसा करते रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुसार व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रिया ही है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में न रखना आवश्यक नहीं है और न ही उसे इसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वह वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा कि उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज, श्राद्ध, तर्पण आदि की क्रियाएं परंपरा के पालन के लिए ही की जाती हैं। इस प्रकार से परंपरागत सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। वेबर ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक और पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाती हैं, अर्थात इन देशों में तार्किक क्रियाओं की प्रधानता है। गैर पश्चिमी एवं परंपरागत समाजों में इसके विपरीत अन्य प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्रियाओं के प्रकार का वर्गीकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका उत्तर रेमंड एरो ने इस रूप में दिया है। वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का एक व्यापक विज्ञान मानता है। यहाँ व्यापक पर जोर इसलिए दिया है कि मनुष्य के द्वारा स्वयं के आचरण के अर्थ को समझना कुछ सरल हो जाता है। क्रिया के इस वर्गीकरण को हम सरलतापूर्वक आनुभविक अध्ययन में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, आधुनिक विश्व जिसमें हम रहते हैं की प्रमुख विशेषता तार्किकीकरण है। आधुनिक समाजों की यह विशेषता इस रूप में प्रकट होती है कि आज तार्किक क्रियाओं का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्यों से के संदर्भ में व्यक्ति की क्रियाएं तार्किक हैं, आर्थिक उद्यम तार्किक हैं। इसी प्रकार से नौकरशाही के द्वारा राज्य का नियंत्रण भी तार्किक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। आज समाज समग्र रूप से तार्किक संगठन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज लोग यह मानने लगे हैं कि किसी भी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति तार्किक क्रियाओं के द्वारा ही की जा सकती है। वर्तमान में
प्रमुख मानवीय समस्या समाज के उस खंड या क्षेत्र को परिभाषित करने की है जिसमें तार्किक के अतिरिक्त अन्य प्रकार की क्रियाओं का अस्तित्व रह सकता है और रहना चाहिए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वेबर का यह दावा था कि क्रियाओं का यह वर्गीकरण सार्वभौमिक रूप से सत्य है। हम कह सकते हैं कि क्रियाओं के प्रकार का वर्गीकरण वेबर के दार्शनिक विचारों के मूल में है। वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के अध्ययन की बात कही है, फिर भी इसमें आप अन्य अवधारणाओं के अध्ययन को भी सम्मिलित करते हैं। वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध या निर्वचन किया जाता है। अब हम इसके दूसरे भाग अर्थपूर्ण बोध या निर्वचन पर विचार करेंगे सामाजिक क्रिया को समझने की विधियों के अंतर्गत। मैक्स वेबर का मत है कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसने मानवीय क्रियाओं की प्रकृति को दो भागों में बांटा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्पष्ट होती हैं, जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता। दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका बाह्य व्यवहार स्पष्ट नहीं होता। इन क्रियाओं के उद्देश्य एवं प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है। जब तक मानवीय क्रियाओं के अर्थ, उद्देश्य एवं प्रयोजन को न समझ लिया जाए तब तक सामाजिक स्थिति को समझना भी मुश्किल होता है। यही कारण है कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ विधियों का उल्लेख किया है। सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां दो प्रकार की होती हैं, बौद्धिक विधि और भावात्मक विधि। बौद्धिक विधि के अंतर्गत हम तार्किक विधि और गणिताश्रित विधि का प्रयोग करते हैं। और भावात्मक विधि के अंतर्गत हम प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। बौद्धिक विधि, मैक्स वेबर का मत है कि ऐसी सामाजिक क्रियाएं जिन्हें समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए उन्हें बौद्धिक विधियां कहते हैं। बौद्धिक विधियों को भी वेबर ने दो भागों में बांटा था, तर्काश्रित और गणिताश्रित। तर्काश्रित विधि सामाजिक क्रिया को समझने की प्रथम विधि बौद्धिक विधि है जो तर्क पर आधारित है, अर्थात कई मानवीय क्रियाएं तर्क और विवेक तथा कार्य कारण पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति गणित का अध्ययन इंजीनियरिंग में कर महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तब उसकी यह क्रिया तर्क पर आधारित है। उसके स्थान पर यदि एक चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेता तो यह क्रिया को तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता था। एक गणित पढ़ी है उसने और वो इंजीनियरिंग में महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो यह उसकी एक तार्किक क्रिया है। लेकिन वो गणित पढ़ के और इंजीनियरिंग की बजाय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने का प्रयास करता, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तब ये तर्क द्वारा इसको नहीं समझा जा सकता था। गणित आश्रित विधि, गणित आश्रित विधियाँ वे होती हैं जिन्हें गणित के आधार पर समझा जाता है। उदाहरण के लिए 2 + 2 = 4, 2 और 2 को मिलाकर 4 होने की क्रिया को गणित के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर हम नहीं समझ सकते। भावात्मक विधि, मानव एक भावना प्रधान प्राणी है। वह सदैव भी अपनी क्रियाओं का संचालन तर्क एवं बुद्धि के आधार पर नहीं करता, वरन कई क्रियाएं तो भावना प्रधान होती हैं जिन्हें समझने के लिए भावनाओं का ही सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति डाकू या अपराधी बनकर अपराध कार्यों में संलग्न हो जाता है। उसकी इस क्रिया को समझने के लिए हमें तार्किक क्रिया के स्थान पर भावात्मक विधि का सहारा लेना होगा और हमें उन भावनाओं का पता लगाना होगा जिसकी वजह से वह डाकू या अपराधी बना। भावात्मक विधियों को भी वेबर ने दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। पहली विधि प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, भावात्मक आधार पर सामाजिक क्रियाओं को समझने की यह विधि प्रत्यक्ष अवलोकन विधि है। कई क्रियाओं को हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए खिलाड़ियों द्वारा मैच में प्राप्त की गई विजय को हम उनके द्वारा मैच खेलने के लिए पूर्व में की गई तैयारियों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार से पारस्परिक विवाद, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा एवं अन्य क्रियाओं को भी हम अवलोकन के द्वारा समझ सकते हैं, उनके उद्देश्यों और प्रयोजन को जान सकते हैं। व्याख्यात्मक विधि, वेबर का मत है कि कई क्रियाओं को मात्र अवलोकन से नहीं समझ सकते, उन्हें समझने के लिए उनकी व्याख्या करनी होती है। व्यक्ति कोई भी क्रिया क्यों करता है, किसी विशिष्ट प्रकार की क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य है, इन प्रश्नों की व्याख्या संभव है। उदाहरण के लिए एक छात्र के द्वारा कठोर परिश्रम करने पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, उच्च पद एवं अच्छे जीवन साथी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार व्याख्यात्मक विधि से मैं क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या एवं विश्लेषण करके उसे समझने का प्रयत्न किया जाता है। वेबर के अनुसार प्रत्येक सामाजिक क्रिया का कोई न कोई अर्थ एवं उद्देश्य अवश्य होता है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन इस रूप में करता है कि वे क्रियाएं दूसरों की क्रियाओं से किस प्रकार प्रभावित होती हैं। यही समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न हो जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों में घटनाओं का तार्किक विश्लेषण कार्य कारण के आधार पर किया जाता है, किंतु उनका उद्देश्य और अर्थ क्या है यह नहीं देखा जाता। प्राकृतिक विज्ञानों में अर्थहीन एवं जीवन रहित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने
आप घटित होती हैं, जबकि समाजशास्त्र में घटनाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या की जाती है, उनके उद्देश्यों पर भी विचार किया जाता है। वेबर की मान्यता है कि घटनाओं के अर्थ को समझे बिना उनकी कार्य कारण के आधार पर व्याख्या अपूर्ण ही रहेगी। वेबर समाजशास्त्र में व्यक्ति और उसकी सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को सर्वाधिक महत्व देते हैं और यही समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से भिन्न हो जाता है। मैक्स वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों तथा समाजशास्त्र के नियमों में भी भेद किया है। नियमों की खोज करना प्राकृतिक विज्ञान का एक लक्ष्य है, जबकि समाजशास्त्रीय विद्वानों का लक्ष्य सामाजिक व्यवहार को समझना, ऐतिहासिक घटनाओं को उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर कार्य कारण को ध्यान में रखकर समझना है। वेबर समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, इसलिए आप समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए पर जोर देते हैं। आप मानवीय संबंधों के ऐतिहासिक उद्विकास, सामाजिक जीवन से संबंधित मौलिक घटनाओं की कारण सहित व्याख्या, विभिन्न सांस्कृतिक कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या और सामान्य नियमों की खोज करने को ही समाजशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार वेबर समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के अर्थपूर्ण बोध, इन क्रियाओं के कारणों, परिणामों एवं सामान्य नियमों को ज्ञात करने को महत्व देते हैं। तो आज हमने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया सिद्धांत मैक्स वेबर का अध्ययन किया। मैक्स वेबर के इस समाधान को पढ़ लेने के बाद अब हम कुछ समाजशास्त्री जो इनके सिद्धांत की आलोचना करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना। वेबर ने सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण इस तरह से किया है कि उससे जीवन के राजनीतिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक पक्षों को सम्मिलित किया जा सके। वे क्रिया के प्रकारों के माध्यम से ऐसा व्यापक निर्वचन प्रस्तुत करना चाहते थे जो संपूर्ण जगत के लिए वैध हो। उनका विश्वास है कि उनके द्वारा प्रस्तुत क्रिया वर्गीकरण सार्वभौमिक रूप से सत्य है। वेबर ने क्रियाओं के वर्गीकरण में तार्किकता और मूल्य दोनों का समन्वय स्थापित किया। घटनाओं के सही परिणामों को ज्ञात करने के लिए इन दोनों का सहारा लिया जाना आवश्यक है। यद्यपि वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत समाजशास्त्र को उनकी एक अनुपम भेंट है, परंतु फिर भी उसकी समाजशास्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई। अब हम चर्चा करेंगे क्या आलोचना हुई। वेबर की सामाजिक क्रिया के संबंध में एक प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने इसमें नकारात्मक विश्लेषण पर विशिष्ट जोर दिया है, अर्थात उन्होंने प्रमुखतः यह बताया है कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्वों का आपने स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया है। दूसरी, वेबर के समाजशास्त्र पर मार्क्स के समाजशास्त्र का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जहाँ मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष के सर्वहारा वर्ग को विशेष महत्व दिया, वहाँ वेबर ने बुर्जुआ वर्ग को महत्व दिया। अतः वेबर के विचारों को पूंजीवादी वर्ग के पोषक के रूप में देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक, कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया को मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं एवं शब्दों के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया है। भावात्मक क्रिया इसका प्रमाण है। इस प्रकार सामाजिक क्रियाएं सामाजिक न होकर मनोवैज्ञानिक हो जाती हैं। क्रियाओं के प्रकारों के उल्लेख में वेबर ने व्यक्ति के मस्तिष्क, भावनाओं एवं आदतों को महत्व दिया है। इससे वे मनोविश्लेषण जगत एवं दोष के शिकार हो गए हैं। मैलिनोवस ने जर्मन फिलॉसफी में बताया है कि वेबर का सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण गलत है। व्यवहार का मूल स्रोत उत्प्रेरणाएं हैं। चूँकि मूल उत्प्रेरणाएं 3 प्रकार की होती हैं, अतः व्यवहार या सामाजिक क्रिया भी 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? तर्क, इसके साथ व्यक्ति का तार्किक व्यवहार जुड़ा होता है, अतः वेबर द्वारा बताई गई प्रथम प्रकार की सामाजिक क्रिया इसके अंतर्गत आएगी। संवेग, भावात्मक व्यवहार उद्वेगों के साथ जुड़ा हुआ है, अतः वेबर द्वारा बताई गई तीसरी प्रकार की सामाजिक क्रिया भावात्मक क्रिया इसके अंतर्गत आएगी। भावना, संवेगात्मक या परंपरागत व्यवहार भावना से जुड़ा होता है, अतः वेबर द्वारा बताई गई चौथी प्रकार की सामाजिक क्रिया इसके अंतर्गत आएगी। मैलिनोवस्की की मानता है कि चूंकि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार कुछ मूल प्रेरणाओं पर आधारित है, अतः वेबर का सामाजिक क्रिया का दूसरा प्रकार मूल्यांकनात्मक स्पष्ट नहीं है। इसके पीछे उपयुक्त तीनों मूल प्रेरणाओं से भी कोई भी प्रेरणा नहीं पाई जाती। यहाँ मनुष्य का व्यवहार तर्क, संवेग, भावनाओं में से किसी भी प्रकार से आधारित नहीं है। लेकिन रेमंड एरोन, टोलकट, पार्सन, वेंडिक्स ने मैलिनोवस्की की उपयुक्त आलोचना को सही नहीं माना है। इन विद्वानों ने मानता है कि जब व्यक्ति किसी मूल्य को महत्वपूर्ण मानता है और उसके अनुरूप व्यवहार करना उसकी आदत बन जाता है, जब उसे वह अपना कर्तव्य समझ लेता है, तो ऐसी दशा में उसका यह व्यवहार मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। रेमंड एरोन ने एक उदाहरण दिया है कि कर देने से संबंधित 2 प्रमुख कारण हैं। प्रथम, एक तो यह कि कर नहीं देने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर रहेगा और कई प्रकार की समस्या खड़ी हो सकती हैं। दूसरा यह है कि व्यक्ति वह कर देना अपना पवित्र दायित्व समझता है, कर देना उसकी आदत बन गई है, अतः वह कर देता है। यदि इस दूसरी श्रेणी में आने वाले लोगों की कर चुकाने की क्रिया पर विचार किया जाए तो ऐसी क्रिया मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगी। पार्सन्स ने बताया है कि समाज की एक
समाज की एक सांस्कृतिक व्यवस्था होती है जो कि एक समाज के मूल्यों पर निर्भर करती है। अतः व्यक्ति इन मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त कर सामाजिक क्रिया करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं। एलन टोरन कहते हैं कि वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। वे क्रिया के सिद्धांतों में मानदंडों के अनुरूप मानते हैं जो कि अताज्य है। इससे सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह मानकर चलता है कि मानदंड पूर्व स्थापित हैं, वे किस प्रकार से स्थापित हुए इसका उल्लेख ही नहीं है। अपूर्ण वर्गीकरण। वेबर का सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण भी अपूर्ण है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कई आधारों एवं प्रकारों का उल्लेख करके यह स्पष्ट किया है कि वेबर का जो वर्गीकरण है वह अधूरा है, वह अपूर्ण है। अस्पष्ट वर्गीकरण। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण किया है वह अस्पष्ट भी है। एक ही क्रिया तार्किक, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक या परंपरागत में से 2 या अधिक श्रेणियों में रखी जा सकती है। तब दुविधा यह रहेगी कि इसे किस प्रकार की क्रिया माना जाए। तो आज हमने मैक्स वेबर के एक अनुपम भेंट समाजशास्त्र को जो दी, उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत उसका अध्ययन किया, उसकी आलोचनाओं पर चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अब मैं आप बच्चों को एक असाइनमेंट के रूप में एक कार्य देना चाहता हूँ। आप मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत पर टिप्पणी लिखेंगे, जिसके अंतर्गत आप उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, वेबर के द्वारा बताए गए सामाजिक क्रिया के प्रकार और सामाजिक क्रिया को समझने की विधियों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।